नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज में। और इस सीरीज का आज है अपना ये 10th डे 10th है। इससे पहले 9 लेक्चर हम ले चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो अपना कार्यक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए। ये पूरी सीरीज जो है, रोज मैं जो आपको एक कैप्सूल दे रहा हूँ, ये कैप्सूल जो है आपको बहुत लाभदायक आपके लिए होने वाला है। आज आपको पता नहीं लगेगा, प्रीलिम्स हो जाने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ मैं कोई आपको डराने के लिए ये बातें नहीं बोल रहा हूँ, मनगढ़ंत प्रश्न नहीं बना रहा हूँ। जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं सिर्फ वही आपको दिखा रहा हूँ और उनके थ्रू रिवीजन आपका करवा रहा हूँ। यहाँ फिर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, यहाँ मैं कोई आपको बहुत डिटेल में जाके पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट ये है कि उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। रिवीजन मेरा जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है। झूठ बोलकर पाखंड करके मुझे व्यूज नहीं लाने हैं, इससे बढ़िया नहीं है, मेरा वो उद्देश्य है ही नहीं है। ठीक है, पैसा मुझे इससे मिल नहीं रहे। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को जितना भला हो सके उतना हो जाए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, है ना? तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैं बताऊं उसको रिवाइज कर लेना है। हो सकता है कि आपने उस एंगल से सोचा ही नहीं जिस एंगल से मास्टर सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 साल हो गए हैं, कम से कम एक दशक बीत गया मुझे, है ना? चलिए, ज्ञान हो गया। पहले देख लेते हैं आज क्या देखेंगे हम। ओशियोनोग्राफी से देखेंगे। देखो, एक एक करके मैं टॉपिक आपके जो है वो रिवाइज करवाता जा रहा हूँ। ज्योग्राफी से रिलेटेड एक लेक्चर हम ऑलरेडी हमने लिया था, उसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी देखा था कि नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था सर। तो आज क्या देखेंगे, ओशियोनोग्राफी। इस ओशियोनोग्राफी को मैं 10 क्वेश्चन के थ्रू इतना समझा दूंगा कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका ओशियोनोग्राफी का यहीं खत्म हो जाएगा। समझ रहे? आपने अगर नहीं भी कभी समझाया तो भी आप समझ लेंगे, बाकी थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है? चलिए, समतापी रेखा मानचित्र। सर, समतापी रेखा होती क्या है ये तो बता दो पहले। समता की रेखा होती क्या है? दो समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? समतापी रेखा है। अक्सर ये जो समतापी रेखा है, ये जो आइसोथर्म है, ये जो अपने लैटिट्यूड्स हैं यानी कि अपने अक्षांश हैं, उन अक्षांशों को फॉलो करते हैं। ये उसके पैरेलल ऐसा होते हैं, बट कुछ कारण की वजह से ये अप एंड डाउन भी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पैरेलल है, बट देखिए ये कब का है? ये सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर का है। ये जनवरी मंथ का, कहाँ का है, कब का है सर? जनवरी महीने का। ये आपको दिख रहा होगा, ये समतापी रेखाएं आइसोथर्म्स आपको दिख रही होंगी। जनवरी महीने में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक। कौन सा है ये? अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना? ये कौन सा है? प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। समझ पा रहे हैं आप बात? ये कौन सा है? तो ये सर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। समझ पा रहे हैं? तो देखो, जनवरी महीने में ये समताप रेखाएं क्या कर रही हैं? समताप रेखाएं रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं अटलांटिक महासागर में, और नीचे की तरफ आ जा रही है, देखो कहां पर? लैंड में। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई दिस कोलाबेरी डी हैपनिंग? ऐसा हो क्यों रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए जनवरी है, कौन सा महीना है? जनवरी। और उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में क्या होता है सर? शीत ऋतु होती है। क्या होती है सर? शीत ऋतु होती है। और देखो, शीत ऋतु में एक तो होता है, देखो, लैंड यानी धरातल। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये, है ना? एक तो देखो होता है धरातल और एक होता है ओशन। इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क होता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या? विशिष्ट ऊष्माधारिता, समझ रहे हैं मतलब? तो इनमें अंतर होता है। लैंड जो है यानी धरातल जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसलिए देखो, जनवरी महीने में ये आपको जो लैंड दिख रही है, ये लैंड तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, इसलिए आइसोथर्म नीचे की ओर खिसक जाएंगे। देख रहे हैं? नीचे की ओर। परंतु जल जो अभी लेट समर्स में आकर गर्म हुआ था, वो जल जो है वो अभी धीरे 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 क्या होगा? ठंडा होगा। इसलिए इस लैंड की तुलना में ये जो जल आपको दिख रहा है वो अधिक गर्म है। इसलिए यहाँ के आइसोथर्म जो है वो ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बेंड है। समझ में आया? क्योंकि ये इसका जो तापमान है वो ज्यादा है जल का यहाँ से। समझ में आया? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो क्या कहता है? समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। देखो इधर, महाद्वीप के महासागरों पर उत्तर की ओर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर हो जाती है, तो मतलब सही बात है ना? अगला, शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बना देती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा सर।
बहुत जरूरी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो अटलांटिक ओशन की तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो जो जो लाल रंग से यहाँ पर दिख रही है हल्की, वो क्या है, गर्म जलधारा है। और ये जो आपको नीले रंग से दिख रही है, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। तो देखो यहाँ पर ये जो है एंटलीज की धारा है, ये गर्म धारा है। फिर ये आगे चल के यही फ्लोरिडा की धारा बन जाती है, और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम से जल लेने के बाद में ये बन जाती है गल्फ स्ट्रीम। और ये गल्फ स्ट्रीम और गर्म धारा है, और यहाँ से फ्लोरिडा लेब्राडोर की धारा जो आती है, ये आके यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर, है ना, और ग्रैंड बैंक का निर्माण करती है। तो जहाँ याद रखना, जहाँ पर भी ठंडी और गर्म जलधारा मिलेगी, वहाँ पर फिशिंग बहुत ज़्यादा होगा, मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बन जाता है। ये क्या है, इधर वाला कनाडा का एरिया है, नोवा स्कोशिया। और ये जो आपको ये आइलैंड दिख रहा है, ये आइलैंड कौन सा है, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है वहाँ के पास। उसके बाद में देखो ये आगे चलती है यही धारा, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में जाना जाता है इसे। यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखिए बाद में दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक उत्तर की ओर चली जाती है, जो नॉर्वेजियन धारा या नॉर्वे की धारा होती है ना। और यहाँ पर देख एक है कनारी की धारा, जो कि ठंडी धारा है। समझ आया बात। तो देखो इस एरिया में ये नॉर्वे की धारा, ये क्या है, गर्म धारा है। नॉर्थ अटलांटिक धारा क्या है सर, गर्म धारा है। इसकी वजह से ये वाला जो एरिया है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये यहाँ पर अपना ब्रिटेन वगैरह है। यहाँ पर इतने लैटिट्यूड पर, इतने अक्षांश पर होने के बावजूद भी ये जमते नहीं है। क्यों नहीं जमते सर, क्योंकि ये जो गर्म जलधारा है वो वहाँ के पोर्ट्स को गर्म रखती है। यहाँ पर देखिए हेमरफेस्ट नाम का एक पोर्ट है ना, नॉर्वे में। तो ये हेमरफेस्ट है, और वहाँ पर थोड़े से पोर्ट है, वो जमते नहीं है इसी की वजह से, है ना। तो सर यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, शीत महासागरीय धारा, क्या गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक धारा शीत धारा है, क्या ठंडी जलधारा है। देखो ये तो गर्म जलधारा है, तो सर ये तो गलत बात है, और इसकी वजह से गर्म होता है। भाई ठंडी जलधारा गर्म कैसे कर देगी, गर्म धारा है तो गर्म करेगी, है ना। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी रॉन्ग और फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। समझ में आया, कुछ नई चीज जानने को मिली। चलो अब आपको क्या करना है सर, आपको करना यह है कि जितनी भी ये महासागरीय धाराएं हैं, इन महासागरीय धाराएं, ये जो चैप्टर है, इस धाराओं वाले चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। एक एक धारा के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। ये जो पवनें बहती हैं, इनके बिना और महासागरीय धाराओं के बिना ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी अधूरी है सर। और यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 2023 का क्वेश्चन, वीडियो को करेंगे पॉज और क्वेश्चन को करेंगे अटेम्प्ट। चलिए हो गया। पहला कथन यह है, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। सर विपर्यास समझ में नहीं, इंग्लिश देखो ना फिर। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट मतलब समझ रहे हो, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम, है ना, कम और ज्यादा, ये तो कॉन्ट्रास्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट जो है, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है, वो कह रहा है कि ग्रेटर ड्यूरिंग समर्स एंड लेस होता है विंटर्स में। क्या ऐसा होता है सर, नहीं पता। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। देखो यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। अब बताओ सर, ये तो सुना सुना लग रहा है। ये तो अभी आपने बताया कि जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, इसलिए वो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। अब देखो ऐसा करते ही कम से कम आप आंसर के निकट तो पहुंच जाएंगे। पर सर पहले का नहीं पता कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कब ज्यादा होता है और कम होता है। देखो यहाँ पर देखो, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, देख लो यहाँ पर, किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब देखो ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है ना, तापमान विपर्यास, जो हिंदी में इतने क्लिष्ट हिंदी बना देते ना, ये होता क्या, देखो ये समर्स में ज्यादा नहीं होता, यानी गर्मियों में ज्यादा नहीं होता। जब होता क्या भाई, विंटर्स में ज्यादा होता है। विंटर्स में ज्यादा क्यों होता है, यानी शीत ऋतु में ज्यादा होता है सर। शीत ऋतु में ज्यादा क्यों होता है, देखो गर्मियों में तो जल भी गर्म होगा। गर्मियों में क्या होगा, देखो जल भी गर्म होगा और धरातल भी गर्म होगा। क्यों, दोनों गर्म है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट तो होगा बट कम होगा, क्योंकि दोनों गर्म हो रहे हैं। पर देखो शीत ऋतु में क्या होगा, जल तो गर्म ही रह जाएगा, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा धारिता की वजह से ये तो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो गर्म ही है। पर धरातल जो है, वो धरातल यहां पर ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। जैसे देखो एक तो ज्यादा गर्म है और एक ठंडा है बहुत ज्यादा, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होना, बिल्कुल। तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कब ज्यादा होता है,
सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में ज़्यादा नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है इनका आंसर निकालने का तरीका ही सीधा है। अगर हमें पता लग गया कि एक गलत है तो ऐसा ऑप्शन ही एक ये है कि जिसमें एक गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन डी, सीधा आंसर आपको आ जाना। बाकी के आपको पढ़ना भी नहीं है। समझ गए क्या समझाना चाह रहा है मास्टर? समझ गए सब लोग? ठीक है। अरे ऐसा होता क्यों है? हालांकि ये होता इसी की वजह से क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, पर ये उल्टा इसने बता दिया, गर्मियों के बजाय शीत ऋतु में होगा। अगर शीत ऋतु यहाँ दी होती तो फिर ये ए इसका आंसर होता कि कथन दोनों सही है और दूसरा ए की व्याख्या भी कर रहा है। चलो सर क्वेश्चन थर्ड में आ जाते हैं। चलो इसको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को पॉज करो वीडियो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो मजा तभी आएगा जब आप भी मेरा साथ देंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप करेंगे। चलो क्या कह रहा है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नदियों और झीलों की मात्रा में, अच्छा दो, ऑप्शन एक यहां से शुरू होता है, ये ऑप्शन दो है। ऑप्शन एक है नदियों और झीलों में पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। समझ रहे? हिंदी में नहीं समझ में आता है। देखो द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से ज्यादा वाटर है रिवर्स में। ठीक है साहब। ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों में पानी की मात्रा भूजल की अपेक्षा ज्यादा है, यानी पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में ग्राउंड वाटर से ज्यादा वाटर होता है। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन 2021 में है ना, ऐसा सेम क्वेश्चन 2013 में भी आया था। यही होता है पीवाईक्यू करने का फायदा। समझ रहे हैं ना? पीवाईक्यू करने का फायदा है कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको डिस्कस करा दूंगा, फिर आगे ऐसा क्वेश्चन आया तो आप आराम से सॉल्व करवाएंगे। 2013 का भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, सोचो क्या है आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। मान लो कि आपने नहीं पढ़ा और रियल लाइफ में क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप क्या आंसर देंगे इसका? चलो पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो अपनी अर्थ पर जितना भी वाटर है, देखो 70% तो अपनी अर्थ पर वाटर ही है। यहां पर आएंगे 70% तो अपनी अर्थ पर क्या है? वाटर है। मात्र 30% जो है वही धरातल है। और इस 70% वाटर में से आपका मैक्सिमम जो है लगभग 97% कहाँ है? ओशंस में है सर। यहां पर देखते हो, चलो 97% कहाँ है? ओशंस में है। कहां पर है सर? समुद्रों में जो है वो कितना वाटर है? 97% के अराउंड जो है वो वाटर तो हमें मिल जाता है टोटल वाटर का। ठीक है, बाकी इसमें से लगभग 2.5% जो है वो 2.5 से 3% तक जो है वो फ्रेश वाटर, मीठा जल है। क्या है? मीठा जल है। और इस मीठे जल में से भी लगभग 70% जो है वो तो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर जो है उनमें ही है। और बाकी 30% जो है, लगभग 30% के आसपास, ये किसमें है? ग्राउंड वाटर यानी भौम जल है। क्या है? भौम जल है। लगभग 1.2% वाटर जो है वो अलग है। और इस 1.2% वाटर में भी मैक्सिमम वाटर आपको किसमें मिलेगा? ग्राउंड आइस या परमाफ्रॉस्ट जो है उसमें मिलेगा। फिर यहाँ पर जो मिलने वाला है लेक्स में, यानी जो झीलें हैं उनमें ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में आप देखें तो एटमॉस्फेयर में है, सॉइल मॉइस्चर में दिखेगा, फिर आपको एटमॉस्फेयर में दिखेगा, फिर आपको स्वैम्प और मार्शेस में दिखेगा, फिर मिलेगा रिवर्स में, तो बहुत कम है रिवर्स में पानी, है ना, फिर लिविंग थिंग्स वगैरह में पानी मिलेगा। सर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, देखो ये किस में है? एनसीईआरटी की बुक में है, वहीं से सीधा क्वेश्चन है। 97% के आसपास महासागर में है। उसके बाद में बर्फ के जो ये ग्लेशियर है उनमें, फिर भौम जल में, किसमें है? भौम जल में, जो तो ग्राउंड वाटर है उसमें सबसे ज्यादा है। फिर झीलों में है, फिर जो है यहाँ पर स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें उनमें है, फिर वायुमंडल में है, फिर नदियों में। तो नदियों में तो बहुत ही कम है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, सर कहाँ है? तो क्या रिवर्स एंड लेक्स जो है उनमें ग्राउंड वाटर की तुलना में ज्यादा पानी है? गलत है ये जवाब। ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा पानी है, तो ये पहला गया। तो पहला जहां जहां है वो ऑप्शन गए। अब बचा बी और डी। इसमें देखो द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर इज मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल है ना। तो देखो आप ग्राउंड वाटर की अपेक्षा तो पोलर आइस कैप्स में ज्यादा है, लगभग 68-69% इसमें है, और इसमें तो लगभग 30% के अराउंड ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होने वाला है। अब जो आपको ये सारणी मैंने दे रखी है, ये टेबल आपको जो दे रखी है, इस टेबल को आप करेंगे रिवाइज। इसको अपने मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में इस प्रकार से उतार लीजिए कि आपको अगर स्वप्न से जगाकर भी पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में जल की मात्रा कहां है, तो आप तब भी जवाब दे पाए। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। चलिए जी कर लिया। देखो यहां पर क्या दे रखा है? देखिए स्टेटमेंट 1 यहां से शुरू होता है ना। पेन चेंज करते हैं अपना। स्टेटमेंट 1 जो है वो कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। ये गलती यहां पर हो जा रही है इंग्लिश वाले, हिंदी वाले में यहां से शुरू हो रहा है। ये स्टेटमेंट 2 है, ये 3 है। तो देखो
ग्लोबल ओशन कमीशन जो है ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र तल अन्वेषण और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान कौन करता है? वैश्विक महासागर आयोग। ठीक है साहब। अगला, भारत को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र तल खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस प्राप्त हुए। अगला साहब, दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स, अर्थ मिनरल जो है वो सी फ्लोर पर हमें मिलते हैं, समुद्र तल पर हमें मिलते हैं। बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका? सर नहीं पता, सुना ही नहीं। चलो इधर आओ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओशन वाटर या हम कहेंगे ओशन बॉटम जो है ना, उसके रिलीफ कैसे हैं? समुद्र तल जो है अपना, उसका उच्चावच कैसे है? जानते हैं आप उच्चावच उसका, समुद्र तल का उच्चावच कैसे है? देखिए सबसे पहले अपने यहाँ क्या आ जाता है, पेन करते हैं अपना चेंज, यहां जाओ। सबसे पहले जाता है महाद्वीपीय मग्न तट, बहुत कम इसकी ढाल होती है। फिर आ जाता है महाद्वीपीय ढाल, क्या आ जाता है? महाद्वीप ढाल। फिर महाद्वीपीय उभार, क्या आ जाता है? महाद्वीपीय उभार आ जाता है। उसके बाद में क्या आ जाता है? उसके बाद अपना गंभीर महासागरीय मैदान आ जाता है। यहाँ पर सी माउंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ गुयोट्स आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएंगी? मिड अटलांटिक, मिड ओशनिक कट, जो कट रिजेस होती हैं वो आ जाएंगी, समझ रहे? और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अपना ओशन वाटर का रिलीफ होता है। ये क्या है? मग्न तट, महाद्वीप में मग्न तट है, ये मग्न ढाल है। सर ये बता क्यों रहे हो? ये यहाँ पर उभार है, ये यहाँ पर गर्त है, ये जो है ये सी माउंट है, जिनके शार्प ऐसे है ना एजेस, वो सी माउंट है। और फ्लैट है वो है गुयोट्स। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं सर, है ना। ये है मिड ओशनिक रिजेस यानी मध्य महासागरीय कटके। समझ पा रहे हैं आप बात? ये सारी की सारी है। तो देखो यहां पर जब हम ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में पढ़ते हैं तो मग्न तट जो है यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? फिश मिलती है, यानी मछलियां यहाँ पर मिलती है यहाँ पर। और हमें क्या मिलता है सर? पेट्रोलियम जितना भी मिलेगा ना, वो पेट्रोलियम हमें मग्न तट पर ही मिलता है सबसे ज्यादा। चाहे आप फारस की खाड़ी में देखो, बॉम्बे हाई वाला रीजन देखो, कहीं पर भी आप देखेंगे यही मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा सर? सल्फर हमें मिलेगा। सल्फर सर कहाँ मिलता है? मैक्सिको की खाड़ी में सल्फर सबसे ज्यादा मिलता है सर। यहाँ पर गोल्ड हमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यूरेनियम, यार मोनोजाइट रेत नहीं सुनी आपने? ये मग्न तट पर ही है ना। तो यूरेनियम सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा सर? मोती यहाँ पर हमें मिलेंगे। पर्ल्स जो होते हैं ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर। ठीक है सर। मग्न ढाल में कोई आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे ज्यादा, उभार में भी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, गर्त में भी नहीं मिलेंगे। और फिर ये जो आपको ये गंभीर महासागरीय मैदान दिख रहे हैं, ये तल जो दिख रहा है, इस तल पर एक चीज मिलती है। क्या मिलती है? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। क्या होते हैं सर? पॉली मेटालिक नोड्यूल्स। सर हिंदी में यही कहते हैं, हिंदी में भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स ही कहते हैं। सर होते क्या है? ये ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे आप मान लो कि गांठें टाइप की होती है। क्या होती है सर? गांठें टाइप की होती है। इन गांठों में क्या होता है सर? इन गांठों में अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं। अच्छा, रेयर अर्थ मिनरल क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये रेयर हैं, समझ रहे हो। ये अकेले नहीं मिलते हैं, बहुत सारे और मिनरल्स के साथ मिलेंगे, रेयर मिलते हैं, इसलिए ये रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा मैंगनीज वगैरह मिलता है और बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स मिलते हैं। देखो इधर आओ, देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये सी फ्लोर पे क्या दिख रहा है आपको? पूरा का पूरा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, देखो इस तरीके के होते हैं। और इनमें बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं। देखो देखो, सीरियम है, एर्बियम है, टेर्बियम है, एल्यूमिनियम है। सर काम क्या आते हैं भाई? आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, आपको सेना जो है उसमें चाहिए, आर्मी में आपको कम्युनिकेशन डिवाइसेज में बहुत सारे ऐसा चाहिए, है ना। 5th जनरेशन की अगर आपको कोई फाइटर जेट बनाना उसमें चाहिए, नई नई क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है उसमें चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल है किसके पास सर? चाइना के पास। कौन है इसमें बॉस? चाइना है। यूएसए में इसमें बॉस नहीं है, चाइना इसमें बॉस है। यूएस में तो बहुत कम मिलता है ना। इंडिया से भी कम यूएस में मिलता है। देखो ऑस्ट्रेलिया में 2 नंबर पे, यूएस में यहाँ, फिर म्यांमार, रशिया, इंडिया। अब देखो इंडिया को ये जो सेंट्रल ओशन बेसिन है ना, ये देखो ये क्या है? हिंद महासागर। क्या सर? इस हिंद महासागर में यहाँ पर जो बेसिन है, यहाँ पर ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है, ये इसकी खुदाई करने की या इसको इकट्ठा करने की परमिशन दी थी। किसने दी थी सर? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने। किसने दी थी सर? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। हुआ क्या था? 1982 में एक कन्वेंशन आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। सुना होगा नाम आपने?
जब आप देखते हैं कि बाउंड्री कैसे डिसाइड होती है, तो अनक्लोज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है वो, किसी देश की बाउंड्री कितनी होगी, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, फिर ईज 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ये सारा का सारा। और 1994 में फिर ये फोर्स में आ जाता है। ठीक है सर, समझ के। इस अनक्लोज के तहत ही बनाई गई थी एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। सर काम क्या करती है ये आपका काम करेगी कि नेशनल जुरिस्डिक्शन कहां पर है, ये काम करेगी। और जो सीबेड है यानी समुद्र का जो तल है, उस समुद्र तल से जो भी आपको रिसोर्सेस लेने हैं, जो भी आपको किसी भी देश को अगर वहां से कुछ संसाधन इकट्ठा करने हैं, तो परमिशन कौन देगा सर? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही देगी। फिर क्या है, एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, वो भी इसी अनक्लोज के तहत ही बनाया गया है। ये क्या देखता है सर? ये आपको देखता है अगर दो देशों के बीच में ये हो जाए कि मेरी बाउंड्री तो यहाँ पर है और मेरी बाउंड्री तो यहाँ तक है, तो फिर उसका निपटारा कौन करेगा सर? यही करेगा, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। और सर ये जो जहाज वगैरह होती हैं, इनसे अगर कोई पोल्यूशन फैलता है तो उसको भी रोकने का काम कौन करता है? इसी एक्ट के, इसी कन्वेंशन के थ्रू होता है। ठीक है सब, समझ में आ गया सर? ठीक है, तो ये परमिशन किसने दी है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने। किंगस्टन जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। चलो जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इंटरनेशनल ये ग्लोबल ओशन कमीशन ये नहीं देता, ये तो कोई एनजीओ टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये नहीं देता। कौन देता है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी देती है। ठीक है, इंडिया को, हाँ इंडिया को जो सेंट्रल ओशन बेसिन है, जो मध्य में हिंद महासागर का बेसिन है, वहां पर हमें ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकालने की परमिशन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने दी है। और रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो तल में ही मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? तल में ही मिलते हैं। जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है ना, उनमें ही रेयर अर्थ मटेरियल्स मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? देखो पहला गलत है, पहला गलत, तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर अपने आप क्या आ गया? 2 और 3। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको, बहुत बार ऐसा होता है एलिमिनेशन वाले में कि आपको पता ही नहीं है, पर आपको एक चीज पता होती है कि ये तो इसमें नहीं होना चाहिए, जैसे ही आप उसको कट करते हैं अपने आप आंसर आ जाता है। चलो समझ गए? समझ गए सर, आगे आ जाओ। चलो जी यहाँ आ जाओ, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, मैं फिर आपको समझाता हूं। चलो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा सर? इन द ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होता है। सर बात समझ नहीं आई, समझाऊंगा, रुको। समशीतोष्ण क्षेत्रों में पछुआ हवाएं महासागरों के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म बना देती है। सर कुछ समझ नहीं आया। अच्छा सर, ट्रेड विंड्स और ये तो समझते हो क्या? समझते सर। देखो देखो, ये सबसे पहले आप यहाँ देखो, आप पहले तो ये देखो कौन सा महासागर कहाँ है और उस महासागर का पूर्वी भाग कौन सा है, पश्चिमी भाग कौन सा है, समझ पा रहे हो? देखो ये यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप आएंगे, कहाँ गया ये क्या है? अटलांटिक महासागर दिख रहा है। ये क्या है सर? इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ये क्या है? पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन। देखो इसका ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये क्या है? ये वाला भाग पूर्वी भाग है सर। ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग ये पश्चिमी भाग है सर। ये प्रशांत महासागर का ये वाला भाग क्या है सर? पूर्वी भाग है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? और ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला सर पश्चिमी भाग है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है सर, अब समझ में आ गया। अब देखो ट्रेड विंड्स और पछुआ पवनों के बारे में जानते हैं। देखो ये आपका विंड सिस्टम आपने पढ़ाई होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो विंड सिस्टम के बारे में मैंने एक लेक्चर बना रखा है, अपनी ही सीरीज है, उसमें स्पेशल वीडियोज ऑन डिमांड वाले पे एक आपको दिखेगा, वो आप अच्छे से देखना, उसमें आपको ये अच्छे से सब समझ में आने वाला है। तो देखो आपको ये जो विंड्स चलती हुई दिख रही है ना, ये वाली ये सारी की सारी क्या है? ये ट्रेड विंड्स है। क्या है ये? ट्रेड विंड्स है, यानी व्यापारिक पवने। क्या है सर? व्यापारिक पवने। ठीक है सर, समझ में आ गई। यहाँ पर 30 to 35 डिग्री नॉर्थ और 30 to 35 डिग्री साउथ के बीच में ये चलती है सर। इसके ऊपर देखो टेम्परेट रीजन है, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ टू 60 to 65 डिग्री नॉर्थ, और सेम नीचे यहाँ पर देखो पवने चलती है, इन्हें कहते हैं वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलती हुई दिखाई देती है, इसलिए वेस्टर्लीज। समझ में आ गया आपको बात? इतना आपको समझ में आ गया? महासागर का पूर्वी और पश्चिमी भाग समझ में आ गया, विंड्स क्या होती है ये समझ में आ गया। अब आ जाऊं, अब स्टेटमेंट में आ जाऊं, अब स्टेटमेंट में आ जाऊं। क्या कहते हैं स्टेटमेंट? क्या कह रहा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितना होता है? 30 डिग्री का राउंड वाला जो है ना, वो 0 to 30 डिग्री नॉर्थ और 0 to 30 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समझ में आ गया सर? व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों का पश्चिमी भाग पूर्वी भागों की तुलना में अधिक गर्म होता है, यानी पश्चिमी भाग अधिक गर्म बता रहा है, मतलब ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग अधिक गर्म होना चाहिए इस भाग की तुलना में। किसकी वजह से सर? पछुआ पवनों की वजह से। तो ये सॉरी, ट्रेड विंड्स की वजह से। व्यापारिक पवने ऐसे चल दिए ना, यहाँ पर व्यापारिक पवने ऐसे चल के आएंगी, तो क्या यहाँ पर गर्म होगा? गर्म होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए, गर्म होगा कि नहीं होगा भाइयों बहनों?
सर होगा गर्म। कैसे गर्म होगा? देखो इधर वाला जो गर्म जल है इसको ये लेकर किधर आ जाएंगी, यहाँ पर लेकर आ जाएंगी। तो ऊपर का जल गर्म होता है और नीचे का जल ठंडा होता है, तो यहाँ ऊपर का जल आके यहाँ पर गर्म जल कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इस जगह पर गर्म जल जो है वो आकर इकट्ठा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात? चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या था? टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट रीजन जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय वाला, उस रीजन में पूर्वी भाग ज्यादा गर्म होता है। तो देखो यहां पर आप आएंगे तो आपको क्या मिल रही थी सर, इस टाइम यहां पर आपको कौन सी धारा मिल रही थी सर? नॉर्वे की धारा मिल रही थी सर, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट मिल रही थी सर। और पवने यहाँ पर कैसे चलती है? पछुआ पवने, इस दिशा से इस दिशा में चलने वाली पवने मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं सर। तो इसलिए ये वाला जो है इधर वाला गर्म जल लेके कहां पर आ जाती है? पूर्वी भाग में, इसलिए ये गर्म होगा। और यहाँ पर इसीलिए जो ये गर्म समुद्री धाराएं भी यहीं पर है। तो मतलब दोनों बात सही हो रही है। समझ में आ गया आपको बात? तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? सी। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना, फिर से देखना, समझ में आएगा। जब आपको क्लाइमेटोलॉजी और ये सब अच्छे से पता है तो ये आपको समझ में आना ही आना है। अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो डिटेल में जाके मैंने जो प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाया है उसको आप जाके समझना, डायग्राम के थ्रू मैंने बताया, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। पॉज करो वीडियो को और अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए बात किसकी हो रही है सर? ज्वार भाटे की हो रही है। सर ज्वार भाटा मतलब टाइड? अरे टाइड का नाम नहीं सुना क्या सर? कपड़े धोने वाला टाइड नहीं, वो वाला टाइड नहीं, दूसरा टाइड होता है। टाइड जो है यानी समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का केंद्र प्रसारित बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। बताओ किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन की वजह से आता है। किसकी वजह से ज्वार भाटा यहां पर आता है? देखो तीनों की वजह से ही आता है। सन जो है यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पानी को ऊपर की ओर खींचेगा, ठीक है, और धरती का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींचेगा। तो सन की खींचने की वजह से ज्वार आएगा और पृथ्वी के खींचने की वजह से भाटा आएगा। सेम मून जो है चंद्रमा वो भी अपनी तरफ खींचेगा और उसकी वजह से ज्वार आएगा और तरफ से भाटा आएगा। देखो दो कंसेप्ट है, एक होता है लघु ज्वार जिसे कहते हैं नेप टाइड, है ना, और एक होता है बृहद ज्वार जिसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या कहते हैं सर? स्प्रिंग टाइड। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने। देखो दो कंडीशन जो है वो बन सकती है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी कि पृथ्वी यहां है, पृथ्वी अपनी यहां है, सन यहां है और चंद्रमा मान लीजिए यहां है, तो ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तब क्या होगा? देखो अब चंद्रमा तो जल खींचेगा ऊपर की तरफ, तो इसके केंद्रापसारित बल की वजह से यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक बल यहां पर भी लगेगा और पानी जो है वो इधर भी उठेगा। और जब इधर से सूरज खींच रहा है जल को तो इसकी वजह से जल इधर आएगा, तो इसके केंद्रापसारित बल की वजह से जल इधर भी उठेगा। तो इसकी वजह से यहां पर कहीं पर भी बहुत बड़ा ज्वार भाटा नहीं आ पाता है, इसलिए इसे कहते हैं लघु ज्वार भाटा, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सीजीजी की पोजीशन आ जाती है। सीजीजी की पोजीशन में क्या हो जाएगा कि तीनों एक दिशा में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दिशा में आ जाएंगे। ये वाली जो है वो ऑपोजिशन की स्थिति है और ये वाली किसकी है? कंजंक्शन की, कंजंक्शन की ये स्थिति है, ठीक है। तो इसमें देखो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक तरफ है ना, एक ही लाइन में सीधे। तो इस तरफ है तो ये चंद्रमा का बल भी इधर लग रहा है और सूर्य का बल भी इधर लग रहा है, तो इस दिशा में जो है वो बड़ा ज्वार आएगा, ठीक है। तो इसकी केंद्रापसारित बल की वजह से इधर भी बहुत बड़ा ज्वार आएगा। और दोनों जो तरफ पानी अगर खींच गए तो ऊपर की तरफ तो बहुत कम पानी खींचेगा, इसलिए देखो यहां पर तो बहुत लघु ज्वार जो है यानी लो टाइड, लो टाइड जो है निम्न ज्वार, सॉरी लघु ज्वार नहीं, निम्न ज्वार बहुत कम आएगा और हाई ज्वार जो है यानी उच्च ज्वार जो है वो बहुत बड़ा आएगा। समझ पा रहे हो? तो उच्च ज्वार ऐसी स्थिति में सामान्य से ज्यादा ऊंचा होगा और निम्न ज्वार जो है वो सामान्य से बहुत नीचा होगा। और सेम ऐसा ही होगा जब ऑपोजिशन की स्थिति होती है, क्योंकि यहां पर भी पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में है। चलो समझ आ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? डी। 1, 2 और 3 तीनों का ही रोल इसमें होता है, तभी जो है ज्वार भाटा आते हैं। चलो 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलो पढ़ लिया। भूमध्य रेखीय प्रतिधारा के पूर्व की ओर प्रवाह का कारण क्या है, यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट, इसका रीजन क्या है? सर नाम भी नहीं सुना, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। करंट्स का नाम तो सुना सर। देखो आपको दिख रही है पूरी, ये गर्म गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म जलधारा है,
फिर यहाँ से आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये भी गर्म जलधारा है। फिर ये आगे चल के यहाँ पर आपको दिखती है नॉर्वे की धारा, नॉर्वे की धारा भी गर्म है। फिर ये है कनारी की धारा, ये ठंडी जलधारा है। ऐसे ही हर महासागर में एक जलधारा है। अगर आप कहेंगे तो मैं जलधाराओं के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। फिर अगर मैं यहाँ ये पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा कि मुद्दे से भटक जाएंगे, समझ रहे हैं आप। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सारे महासागर हैं उनकी जलधाराओं के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पर देखेंगे आप, तो एक जलधारा यहाँ से आ रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हर महासागर की बात है, प्रशांत महासागर में भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ऐसे ही इक्वेटर के नीचे जो है, यानी कि विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, उत्तरी विषुवत रेखा धारा, तो ये दोनों जाकर टकरा रही है कहाँ पर, महासागरों के, ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर जाकर टकरा रही है। देखो ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर जाकर टकरा रही है, पूर्वी भाग पर जाकर टकरा रही है। इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के यहाँ पर जाकर टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा जल जो है, इधर का जल आके इकट्ठा कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ। इसलिए यहाँ का जल जो है क्या हो जाएगा, इसका स्तर जो है ना, जल स्तर ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा। इसलिए कुछ सालों में ये होता है कि लगभग 4 से 7 सालों के बीच में फिर ये जल इधर बहराना भी सारा जल देखो इधर की तरफ जा रहा है। ये कुछ 4 से 7 सालों में ये जल वापस इस तरफ चलने लगता है। देख रहा है आपका ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये आपको दिख रही है, इस तरफ जल आता हुआ दिख रहा है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये हर 4 साल में ऐसा हो जाता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, ये जो विषुवत की धारा है ना, उत्तरी और दक्षिणी विषुवत की धारा, इसकी वजह से ही होता है। अरे सर, एल नीनो और ला नीना के बारे में नहीं सुना आपने? हाँ, ये सब इसी की वजह से ही आते हैं, ऐसा हो जाता है तभी आते हैं। तो इसकी वजह क्या कारण है इसका, भूमध्य रेखा के पास में शांत पट्टी का गठित होना, ऐसा कुछ नहीं है। पानी की लवणता, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्या है, दो भूमध्य रेखा धाराओं का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट। देखो यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है टू इक्वेटोरियल करंट्स का। दो इक्वेटोरियल करंट कौन सी हो गई यहाँ पर, देखो कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलना, अभिसरण होना। देखो एक तो हो रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है देखो, और एक है कौन सी, दक्षिणी विश्वोत्तरी की धारा, एक उत्तरी विश्वोत्तरी की धारा। इन दोनों के मिलने से यहाँ पर मिल गई ना, इसकी वजह से ये वापस इधर चलती है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो आगे 8th क्वेश्चन। पॉज करो और अटेम्प्ट करो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। चलिए, क्वेश्चन ये बोला गया है कि महाद्वीपों का जो अंदरूनी भाग है वहां पर वार्षिक तापमान जो तटीय भाग है उनकी तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ कारण यहां पर बताए गए। तो बताओ, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। होता क्या, देखो मैं बताऊं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जल, इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, इसलिए जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। धरातल जो है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत कम होती है, इसलिए जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखो अंदरूनी भाग जहां पर महासागरों का ये जो आपको न्यूट्रलाइज करने वाला जो इफेक्ट होता है, या हम कहें कि जो महासागर है उसका समताप बनाने वाला जो प्रभाव है वो कम हो जाता है अंदरूनी भागों में जाने पर देखें तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये धरातल वाला भाग है बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा ही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात? ऐसा सर ओशन जहाँ होता है समुद्र के पास क्यों नहीं होता, वो कोस्टल एरिया में इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है वो चलती रहती है, इसलिए वहाँ का तापमान एक जैसा बना रहता है। क्योंकि सी ब्रीज लैंड ब्रीज ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता? पता है ना। तो देखो इनकी वजह से वो एक जैसा तापमान वहां बना होता है। जैसे हम देखें कर्नाटका, केरला, कोस्टल एरिया में आपको कभी इतनी ठंड या इतनी ज्यादा गर्मी नहीं दिखेगी। उत्तरी भारत में देखेंगे ना आप, राजस्थान वगैरह वाला पार्ट आ गया, दिल्ली वाला पार्ट आ गया, तो ठंडी इतनी ठंडी की हड्डियां कपा दें आपकी, और गर्मी इतनी गर्मी की भाई साहब आपको नानी याद दिला दें। पर क्या कर्नाटका तमिलनाडु में ऐसा होता है? नहीं होता ना, इसीलिए नहीं होता। तो क्या है इसका मतलब, क्या इसका आंसर होना चाहिए सर? महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, ऐसा कुछ नहीं है। आंतरिक भागों में तेज हवाओं की उपस्थिति, ऐसा कुछ नहीं है। तटों की तुलना में आंतरिक भागों में बारिश अधिक होती है। कितना गधा है ये स्टेटमेंट, तटों पे ज्यादा बारिश होती है भाई। तो भूमि और जल के बीच तापमान का अंतर होता है, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। इसकी वजह से ही हमें देखने को मिलता है कोस्टल एरिया की अपेक्षा आंतरिक भागों में ज्यादा वार्षिक तापमान। सुने तो ऑप्शन क्या होने वाला है इसका, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। देखो 4 नहीं है तो 4 को काटो तो ऑप्शन ये गया। फिर हमें पता है कि भैया 2 भी नहीं है, ये ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, ये भी गया। तो आंसर क्या आ गया, ए, सीधा आंसर आ गया। चलो 9th क्वेश्चन। सर हिंदी कहाँ है? नहीं मिली सर इसकी हिंदी, इसकी हिंदी मिली।
समझा देता हूँ। द इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंडेड इन द रीजन्स वेयर, इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड मतलब मछली उत्पादन, मछली उत्पादन के क्षेत्र जो है वो कहाँ होते हैं, बताओ कहाँ होते हैं सर? सर नहीं पता, तो पता है क्या बात है? देखो, वार्म एंड ओशन कोल्ड करंट और एटमॉस्फेरिक करंट मीट नहीं, रिवर्स ड्रेन आउट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर नहीं, बिल्कुल नहीं, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट बिल्कुल, है ना? तो इसका ये एंडुलेटिंग वाला ये भी आंसर नहीं है, तो आज का आंसर क्या है? ओशन करंट, कोल्ड और ओशन, ठंडी और गर्म जलधाराएं जहां पर मिलेंगी वहां पर सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होगा। हालांकि जहां पर ठंडी जलधाराएं होती है वहां भी मछली का उत्पादन होता है, परंतु उसकी तुलना में भी ज्यादा होगा जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेगी, जो कोष्ण क्षेत्र बनता है वहां पर बहुत ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। जैसे कि यहाँ पर गल्फस्ट्रीम गर्म धारा और लेब्राडोर की ठंडी धारा मिलती है, कहाँ पर? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास में, तो यहाँ पर ग्रांड बैंक बनता है। क्या बनता है सर? ग्रांड बैंक बनता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। ठीक है सर, और कहाँ होता है? देखो, यहाँ पर आपको ब्राजील की धारा दिख रही है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है फॉकलैंड की धारा है, यहाँ पर जो है ये मिलती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। सर और कहाँ होता है? देखो, जापान का तट है, जापान के तट में यहाँ पर है ओयाशियो की धारा और यहाँ है क्यूरोशियो की धारा, ये ठंडी है ये गर्म है, तो यहाँ पर जापान के तट में भी खूब ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। इसलिए देखो, जापानी जो कल्चर है ना, वहाँ की कल्चर में ही मछली का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक तो वहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है और मछली वहाँ पर खूब ज़्यादा उत्पादन उसका होता है, इसलिए वो मछली बहुत खाते हैं। हम लोग छोटी वाली मछली खाते हैं, वो लोग वेल खाते हैं, है ना? इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो है, ये होमवर्क आप लिख लो। चलो, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी वेल के शिकार पर, मगर जापान ने मना कर दिया जी भैया हम तो आज माने ना कल। क्यों नहीं मानेंगे भाई? खाते ही मछली है और छोटी मछली से कुछ नहीं होना, हमें बड़ी वाली चाहिए वेल मछली, उसको ही आप मारना बंद करवा दोगे तो भैया खाएंगे क्या, हम मर जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं मानेंगे। सर और कहाँ होता है? और भी बहुत सारी जगह है, जैसे जहाँ पर भी ठंडी जलधारा होंगी ना वहाँ पर मछली का उत्पादन होगा। देखो, पेरू वाली धारा पर भी होगा, यहाँ बेंगोला वाली यहाँ पर भी, है ना, मछली का उत्पादन खूब ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो, ये ब्रिटेन वाला पार्ट है, यहाँ पर एक है जगह डोगर बैंक। क्या है सर? डोगर बैंक। ये डोगर बैंक में भी बहुत ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ नहीं है सर, यहाँ है। देखो होता क्यों है कि देखो, ये वाला जल है वो ठंडा है और यहाँ पर नॉर्थ सी वाला ठंडा है और यहाँ पर इंग्लिश चैनल वाला पानी और दोनों गर्म पानी होता है। इन दोनों के मिलने से यहाँ पर एक ऐसा ठंडा और गर्म वाला पानी मिलने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? ठंडा और गर्म वो माहौल बन जाता है, इसलिए यहाँ पर भी मछली का उत्पादन खूब ज़्यादा होता है। समझ गया आप? तो किसकी वजह से होता है सर? वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स के मिलने की वजह से ये उत्पादन होता है। चलो अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। देखो मैंने बताया था ना 2013 में मैं क्वेश्चन आपको और दिखाने वाला हूँ, ये 2013 का ही क्वेश्चन। पृथ्वी पर अधिकांश मीठा पानी बर्फ की परतों और ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है, शेष मीठे पानी में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? ऐसा क्वेश्चन 2021 में दिखा चुका हूं मैं, और ये कब का है? 2013 का। तो अगर आपने पीवाई की 2013 का किया होता तो 2021 में ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेते वो वाला। ठीक है, तो इसने खुद ही बता दिया पहले कि सबसे ज्यादा तो देखिए जी बर्फ और पोलराइज ग्लेशियर जो है उनमें। सेकंड नंबर पे किसमें? क्या वायुमंडल में है, क्या मीठे जल वाली नदियों और झीलों में है, क्या भूजल में है, क्या मिट्टी में नमी के रूप में? बताओ किसमें? सर भूल गए? अरे अभी तो बताया था सबसे ज्यादा उसके बाद में किसमें है? भौम जल में है। किसमें सर? ग्राउंड वाटर में है उसके बाद में, एज ए ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा। देखो ये तो बता दिया पोलराइज के अगला पानी जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है? ग्राउंड वाटर में। किसमें? ग्राउंड वाटर जो है उसमें सबसे ज्यादा है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लेशियर में 68% वाला आपको दिखाई दिया है, उसके बाद ग्राउंड वाटर 31.1%, 30.1%, है ना? तो ऐसा क्वेश्चन, तो इसको ऐसे ये पीवाईक्यू जो मैं करा रहा हूँ वो ऐसे आपको हेल्प करने वाले हैं। हो सकता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए, पर स्टेटमेंट वो कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो कंसेप्ट भी इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? तो चलिए बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। स्कोर आप नहीं बताते, स्कोर प्लीज़ बताया करिए कि आपका स्कोर जो है आज का क्या हुआ है, ताकि फिर मुझे भी पता लगे कि कौन से बच्चे पर कितना ध्यान देना है ना? किसी का कम आ रहा है तो फिर मैं वो वाले सब्जेक्ट उसको ज़्यादा पढ़ाऊँ। समझ पा रहे हैं आप बात? बाकी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बताना कि सर ये वाला टॉपिक हमसे छूट गया, सर आपका लेक्चर देख के पता लगा कि ऐसा भी दिमाग लगाना था, तो बताना। बाकी अगला मिलेंगे डे 11 कैप्सूल में, ये तो कैप्सूल आपको दे रहा हूँ ना रोज में, डे 11 कैप्सूल में मिलेंगे, वहाँ पर साइंस एंड टेक के और धमाकेदार सवाल देखेंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और
इस चैनल के अगर इस वीडियो के अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो आप जाएंगे लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद करूँ।